गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आज हम रीजनिंग की क्लास में हैं और मैं बता दूं इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ा था रैंकिंग, और मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था कि इसके दो सेक्शन हैं। जो पहला सेक्शन था वो हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें एक रो होता था और कौन अगर 15वें नंबर पे है और कुल छात्र 30 हैं तो बताइए कि दाएं साइड से क्या होगा, बाएं साइड से दिया हुआ था, मतलब इस तरह के प्रश्न उसमें होते हैं। तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो उसके बारे में हम विशेष बात नहीं करेंगे। आज जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बनाते वक्त हमारे पास ट्रिक था और ट्रिक पर आधारित वो क्वेश्चंस बड़े इजीली बन भी जा रहे थे। बट आज जिन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं इसमें ट्रिक से ज़्यादा आपकी कॉमन सेंस की ज़रूरत है कि आप कैसे आंकड़ों के हिसाब से सही रिज़ल्ट तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। आप देख लें एक बार, ये आपका क्लास रूटीन है, आप हम सब जानते हैं, आप परिचित हो चुके होंगे। फिर भी अगर दिक्कत हो तो इस पर नज़र रख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड भी हो जा रही हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। कुछ चेंजेस आए उन पर ध्यान रखिएगा, कुछ क्लासेस आपके बढ़ भी गए हैं। चलिए अब समय ना गंवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं हम सीधे। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि समझाने का इससे बेस्ट तरीका कुछ था नहीं, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होता है। मैं फिर कह दूँगी आपके IQ पर, आपकी समझ पर बहुत निर्भर करता है। तो बनाने वक्त किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, देख ले क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। मैं पेन ले लूँ। लिखा है 6 नगरों में, मैंने बिल्कुल आपके बुक से क्वेश्चन लिया है जो आपको बुक्स में है। उसका वजह ये था कि इसका लेवल बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट एयरफोर्स नेवी के हिसाब से देखा जाए तो इनका स्टैंडर्ड लगभग यही रहता है। ठीक है, हम भले प्रैक्टिस सेशन में इनसे और टफ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अभी जो बुक में था, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा है, तो हम उसी की बात करें। पहला प्रश्न जो है, 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है, जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है लेकिन अमलनेर से बड़ा। तो दीज ऑल आर स्टेटमेंट्स। अब लिखने का तरीका दो है, बड़ा छोटा बताते वक्त आपको याद होगा कि हम लोग जब जूनियर क्लासेस में मैथ पढ़ते हैं तो लिखते हैं 8 इज़ ग्रेटर दैन 6, तो ये साइन दिया करते थे, या ग्रेटर दैन या इक्वल टू 6। तो ये मैंने रफली लिखा, ऐसा नहीं होता था, हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये जो है ये सिंबल्स के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यदि आप इसमें कन्वीनियंट है तो। और अगर आप कन्वीनियंट नहीं तो बहुत बेसिक सा तरीका है कि आप डायरेक्टली लिख कर भी इसको बना सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिखने वाला तरीका पहले यूज़ करते हैं, वो बहुत ईजी है। हालांकि अभी आपको देखने में बहुत लंबा लगेगा, बट जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इतना लंबा नाम कोई नहीं लिखता है। छोटे छोटे शब्दों का, इंडिकेटिंग वर्ड्स का, अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके हम काम चला लेते हैं। तो पहले हम कलर एक बार चेंज कर ले, मुझे लग रहा है ये बहुत सूटेबल नहीं है, ये ठीक रहेगा। तो 6 नगरों में धुलिया कह रहा है, धुलिया अमलनेर से बड़ा है, दैट मीन्स अमलनेर हमारा छोटा है। उसने कहा धुलिया अमलनेर से बड़ा है, दैट मीन्स धुलिया बड़ी, अमलनेर छोटा है। तो जो बड़ा था हमने उसको ऊपर लिखा, जो छोटा था उसको नीचे लिखा। एक तरीका ये भी हो सकता था मेरा कि मैं ऐसे लिखती, धुलिया ग्रेटर देन अमलनेर, ये भी सही होता। ठीक, पर हमने वैसे ना लिख के ऐसे लिखा। इसका फ़ायदा क्या होगा हम आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है श्री रामपुर नासिक से बड़ा। अब ये अलग स्टेटमेंट है तो हम इसको अलग ही लिख लेते हैं शुरुआत के लिए। श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। ठीक, नासिक छोटा हुआ, इसको नीचे लिखा, श्री रामपुर को ऊपर लिखा। जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। अब कह रहा है एक अलग स्टेटमेंट, जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं। दैट मीन्स जलगांव जो है या तो श्री रामपुर के बराबर है या बड़ा है। ठीक है, तो हमने श्री रामपुर को ऊपर लिखा। जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं, इसका मतलब जलगांव श्री रामपुर से बड़ा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेकिन अमलनेर से बड़ा है। लेकिन किससे बड़ा है वो? जलगांव अमलनेर से बड़ा है। ठीक, फिर आगे स्टेटमेंट है, इसको क्या करते हैं, जो ये वाली है इसको हम थोड़ा सा मिटा लें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अमलनेर नासिक से छोटा है। अमलनेर नासिक से छोटा है। ठीक, नासिक ऊपर हो गया, लेकिन मनमत से बड़ा है।
लेकिन मनमद से बड़ा है। अमलेर का पोजीशन 20 का है, वो नासिक से छोटा है मगर मनमद से बड़ा, यही सिचुएशन होगा। तो बताएं कि इनमें सबसे छोटा कौन है। जब भी अलग अलग स्टेटमेंट आपके पास होंगे तो करना क्या चाहिए कि आप उनको जितना हो सके कॉम्पैक्ट कर सके, एक रो में रख सके। एरो के थ्रू होता तो भी हम यही करते हैं। अभी मैं इसको विस्तार में समझा रही हूँ, इसे ऐसे दिखा रही हूँ। तो हम ज़रा देखें कौन कौन सा मर्ज हो सकता है। यहाँ लिखा है नासिक अमलनेर से बड़ा है, तो ये रहा नासिक। हम नासिक के नीचे लिख सकते हैं अमलनेर, अमलनेर के नीचे मनमद। क्लियर है? तो उस स्टेटमेंट को हमने यहाँ मर्ज कर दिया। अभी देखने में लेंदी है मगर बनाते वक्त प्रैक्टिस के साथ ही बहुत इजी हो जाता है ये। मनमद से बड़ा, अब हम इसको और मर्ज करने की सिचुएशन नहीं दिख रहा है तो हम कॉमन लेकर भी चल सकते हैं। हमें पूछा गया है कि मनमद बताएं इनमें सबसे छोटा कौन है। तो हम देखते हैं 3 स्टेटमेंट मेरे पास बचे, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3। 4 को तो हमने यूज़ कर डाला है तो इसकी बात ही ख़त्म है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में छोटे में कौन कौन है? यहाँ अमलनेर, यहाँ भी अमलनेर, यहाँ भी अमलनेर। तीनों ही स्टेटमेंट शो करती है अमलनेर जो है छोटा है बाकियों से, मगर अमलनेर से भी छोटा कौन है? मनमद। सो द राइट आंसर इज, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा मनमद है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो हम इसको देखें हमारा आंसर सही है कि नहीं है। एंड द राइट आंसर इज डी, यही हमारा आंसर है, मनमद। क्लियर? एक तरीका था कि मैं एरो लगाकर यूं लिखती, धुलिया, अमलनेर, मनमद। तो मुझे लगता है उससे बेहतर है कि मैं आपको स्टार्टिंग में क्रमशः लिख कर दिखा ही दूँ, उसके बाद आप एरो से भी बना सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। तो ये क्या है हम देख लें। कह रहा है ए बी से लंबा है, भाई डन, ठीक है। बी सी से लंबा है, फिर कहा उसने बी जो है सी से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट था, ये पहला नंबर स्टेटमेंट, ये 2 नंबर स्टेटमेंट है। बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है। उसने कहा ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। दैट मीन बी 2 लोगों से छोटा हो गया। अगर हम कॉमन देख कर चले तो इस स्टेटमेंट के अनुसार बी से बड़े कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एक ए और दूसरा डी। बी से बड़े 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरा डी। अगर हमसे पूछा जाता सबसे छोटा कौन है तो ये बताना बेहद आसान होता। अगर हमसे पूछा जाता सबसे छोटा कौन है तो बताना बेहद आसान होता, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में बी छोटा है और बी से भी छोटा कौन था? सी। तो सबसे छोटा सी। मगर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा कौन है। तो अब इन दोनों में अगर देखा जाए स्टेटमेंट के अनुसार तो ए बड़ा है बी से और डी भी बड़ा है बी से, मगर ए और डी में कौन बड़ा है? ए और डी में कौन बड़ा है ये स्पष्ट हो पा रहा है? दिए गए स्टेटमेंट में कहीं से ये साबित नहीं होता है कि ए और डी में कौन बड़ा है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो इसको कहते हैं इनसफिशिएंट डाटा, आंकड़े अपर्याप्त है, या फिर आंसर में आपका इसी तरह से लिखा रहेगा नन। दैट मीन्स ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम देख लें हमारी बात सही है कि नहीं है। द राइट आंसर इज डी। फिर मैं कह रही हूँ यहाँ अगर स्मॉलेस्ट निकालना होता तो बहुत आसान होता। दोनों स्टेटमेंट बी छोटा था और बी से छोटा सी, बहुत आसान था। बट कहा गया बड़ा कौन है तो ए और डी, आई मीन लंबा कौन, तो ए और डी में स्पष्ट नहीं है कौन लंबा है, इसलिए आंसर अपर्याप्त। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, एक ही रोड है उस पर टहल रहे थे। डी ए से आगे है, डी जो है वो ए से आगे है। ठीक, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ई जो है वो बी का अनुसरण कर रहा है। पहले तो अनुसरण की हिंदी समझ ले, आई मीन मायने समझे। अनुसरण मतलब होता है फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे पीछे चलने को अनुसरण कहते हैं। तो कहा गया ई बी का अनुसरण कर रहा है, दैट मीन्स बी आगे है और ई पीछे चल रहा है। सी ए और बी के बीच में था, ये स्टेटमेंट तो पक्का पक्की है कि ऐसे ही रहेंगे ये 2 स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है सी का, सी जो है ए और बी के बीच में है, जब आएगा तो बीच में आएगा। बट 2 सिचुएशन बनता है, हो सकता है कि बी ऊपर रहा हो, सी को तो बीच ही रहना और ए नीचे हो,
इन दोनों पोजीशन में से कौन से पोजीशन में है ये क्लियर अभी नहीं किया। तो अब करना क्या है हमें, और दूसरी बाध्यता क्या है कि ये जब भी आएंगे डी और ए एक साथ ही आएंगे इसी क्रम में, और बी और ई भी जब भी आएंगे तो एक साथ ही आएंगे एक क्रम में। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, आप समझते जाएंगे, थोड़ा सा आपको फोकस रखना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। दैट मीन्स ए और बी के बीचों बीच सी को आना चाहिए स्टेटमेंट के अनुसार। अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के देखिए, तो ए और बी के बीचों बीच इसको आना चाहिए था सी को। तो कौन सा स्टेटमेंट ऊपर जाएगा? अगर हम बी और ई को ऊपर रख देते हैं और सी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, तब डी और ए नीचे आ जाएगा। ये सिचुएशन बिल्कुल गलत है। बी और ई को ऊपर लिया, अब जब लेना है तो दोनों को एक साथ लेना है, तो ऐसा करते हैं इस बार हम ये वाला स्टेटमेंट ट्राई करते हैं। तो हमने डी और ए को ऊपर लिया और बी और ई नीचे आ गए, और यहाँ सी को एडजस्ट कर दिया। अभी ए और बी के बीच में आ गया। जाहिर सी बात थी डी और ए एक साथ आता, तो हमने इस बार डी और ए को ऊपर लिया, तो ए के ठीक बाद सी आ सकता था, तो हमने सी को रख दिया और बी नीचे रख दिया। अब हमारा ए सी बी दैट मीन्स ये वाला पोजीशन सही है, इस पोजीशन में रह जाएगा, और क्रम के अनुसार डी सबसे ऊपर, उसके बाद ए, फिर सी, फिर बी, फिर ई। हमसे पूछा जा रहा है कतार के मध्य में कौन था, तो अगर ये लाइन बनती है इस तरह से, तो कतार के मध्य में कौन आ जाएगा? सी। देखिए राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर इज सी। यहाँ भी कतार में जो मध्य में ये है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लें। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटा है, ठीक, 5 नदी है, उसमें ए बी से छोटा है, बी ऊपर हो गया, ए से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है। ए जो है बी से छोटा है मगर ई से लंबा है, तो ई नीचे लिख दिया। सी सबसे लंबा, इसको अलग लिख दिया, सी सबसे लंबा, ये हमें ज्ञात हो गया है। डी बी से थोड़ा छोटा है, डी जो है बी से थोड़ा छोटा है, दैट मीन्स वो भी छोटा है, लेकिन बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, ए से थोड़ा लंबा है। डी बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है। तो सबसे छोटी नदी कौन है? और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें पहले ही पता है कि सी सबसे लंबा है इसके अनुसार, उसकी तो बात ही ख़त्म। उसके बाद बारी आती है बी की। क्लियर? बी के बाद जो है उसमें डी आता है, और डी के बाद अगर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन देखेंगे आप, तो कॉमन रूप से ए जो है बॉटम में आ रहा है, यहाँ बॉटम में आ रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है। दोनों स्टेटमेंट साबित करते हैं नीचे की लाइन में ए बॉटम लाइन की ओर है, और ए से भी नीचे कौन है? ए से भी नीचे हमारा ई है। दोनों ही स्टेटमेंट दर्शाती है कि ए नीचे की ओर है, दैट मीन्स छोटी नदी है, और ए से भी छोटा कौन है? ई। तो द राइट आंसर इज ई। हम देखिए हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ई। क्लियर है? समझ रहे हैं ना आप? बस उसके सीक्वेंस को सही क्रम में लिखेंगे तो आंसर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी अगर देखते, तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट था बी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन ई, जो हमने ग्रेटर देन वाला साइन से कहा। फिर दूसरे में कहा बी इज़ ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए, और इन दोनों से ही सबसे बड़ा सी था। उसके अकॉर्डिंग भी चलते तो ये बी भी था। यहाँ साबित हो रहा था कि ए जो है यहाँ सबसे लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, इससे भी छोटा कौन है? ई। तो सबसे छोटा ई। अब जैसे भी समझ में आए, आप ग्रेटर देन करके समझे या सिस्टमेटिकली लिख के समझे, दोनों ही केसेस में आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। ओहो, मैंने आंसर ही पहले रख दिया। चलिए, विकास श्याम से लंबा है, विकास श्याम से लंबा है, लेकिन उमेश से, विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से छोटा है। उमेश दैट मीन्स विकास से बड़ा है। उमेश रजत से लंबा है, उमेश जो है वो रजत से लंबा है, लेकिन गणेश से छोटा है। लेकिन वो किससे छोटा है? गणेश से छोटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है, यदि श्याम जो है, ये अलग स्टेटमेंट है, श्याम जो है वो रजत से लंबा है, थर्ड स्टेटमेंट है। थोड़ी हैंडराइटिंग है, गड़बड़ हो गई, आपको दिक्कत ना हो मैं दोबारा लिख दूं। यदि श्याम, ओहो,
श्याम रजत से लंबा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 3 स्टेटमेंट है। हम पहले ये देखें कि श्याम रजत से लंबा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इस रजत को यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ कहा गया कि उमेश, आप ऊपर वाले से ही मिला लें, यहाँ जो है जो कॉमन दोनों में दिखे ना उसको आप पहले देखा करिए। यहाँ पर उमेश से भी लंबा गणेश, सबसे लंबा पूछता तो गणेश हो जाता, ठीक है। और गणेश के बाद जो है उमेश के बाद आती है विकास की बारी, विकास से छोटा श्याम, और श्याम से भी छोटा कौन है? रजत। तो अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन हो जाएगा तब हमारा? रजत। तो यही आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी, रजत। जब भी देखो दोनों में जो कॉमन है उसको छाट के और बाकियों को उसके ऊपर और नीचे के क्रम में अरेंज करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसको बनाने का यही तरीका है। आपकी समझ और सही सीक्वेंस में यदि आप इसको रखते हैं, लगाते हैं, तो कभी इसके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैंने कुल 5 ही क्वेश्चंस लिए ताकि आप बढ़िया से इसको समझ सकें। जब आप समझ लेंगे तो डेफिनेटली सही आंसर्स बनाना आगे स्वयं से भी आ जाएगा। जब हम प्रैक्टिस सेट इसका बनाएंगे या टेस्ट, आपका ऑनलाइन टेस्ट जब लूँगी, ये तो आपका सिर्फ अपलोड कर दिया जाता है, जब टेस्ट लूँगी तब मैं उस समय इसके क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगी और आपकी भी क्षमता देखूंगी आप कितना समझे हैं। फिर भी एक बार कह दूं, यदि आपको समझ में कोई दिक्कत रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको ज़रूर रिस्पॉन्स देती हूँ और कोशिश करती हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपके आंसर दे सकूँ। बात समझ आई तो धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हम अक्सर कहते हैं, फिर कह रही हूँ, आपके सब्सक्रिप्शंस की हमें ज़रूरत रहती है। दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू।